मेट्रो के बाहर आप निकल के देखिए, इतने सारे जो होमलेस पीपल है वो है, उनको ना साफ सफाई की सुविधा है, ना घर की सुविधा है, बिल्कुल एक गंदगी में रह रहे हैं वो, ना खाने पीने की सुविधा है। क्या वो जनता नहीं है सरकार की? उनको ध्यान रखना चाहिए इनका भी। तो कांग्रेस को लेकर ये कहा जाता है कि 2013 से पहले इनकी सरकार थी, इन्होंने अपनी जमीन खो दी और वो अपनी जमीन वापस मांगने के लिए वो अपना जो कैंपेन कर रहे हैं वो इसी तौर पे कर रहे हैं कि शीला दीक्षित की सरकार में हमने सड़क चौड़ीकरण किया, हमने मेट्रो लाया, सब कुछ हम लाए, स्कूल हमने बनाया, और केजरीवाल ने सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग करके उस पर अपना वोट, अपना हक जता रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस? मुझे लगता है वो जाम की समस्या, सीवर नाले की समस्या इतनी ज्यादा जाम होती है कि आप परेशान हो जाएंगे, आप जा नहीं पाएंगे। एक भी चीजें या एक भी ट्रैफिक पुलिस या कोई भी ऐसा नहीं है जो जाम की समस्या को से छुटकारा दिलाए या निजात दिलाए। और या महिलाओं को जो ये कह रहे हैं कि 2100 रुपए दिए जाएंगे महीनों या साल में, ये जो स्कीम है, क्या इसी बेस पे किसी को वोट देकर हम बैठ जाएं और वो पैसे भी आए या ना आए उनका तो कोई पता नहीं है, केवल एक स्कीम है ये। तो वोट हम किस बेस पे दें जहाँ ना यहाँ कचरा प्रबंधन है, ना स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, ना पानी पी के तो पानी पिया जाता है पीने का, वो खरीदना पड़ता है लोगों को। क्या कहेंगे? क्या बीजेपी का जो ये मुद्दे को उठा के ला रही थी, क्या बीजेपी बहुमत साबित कर सकती है दिल्ली के अंदर? तो वो अपनी पूरी दमखम लगा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और इसमें दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पे अगर उभरेगी तो वो बीजेपी ही उभरेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो कि अपने चरम पर है और सभी पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और लगातार सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे जोश और खरोश के साथ इस विधानसभा चुनाव में भाग ले रहे हैं और जिन कैंडिडेट को टिकट दिया गया है वो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। इस बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि जो दिल्ली की विधानसभा सीटें हैं, 70 सीटों में से एक ओखला सीट वो सीट है जो हमेशा से हॉट सीट रहा है। इस पर लगातार बीजेपी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पूरी ताकत लगाती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी तो सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी भी पूरी ताकत लगाती है। तो ये सीट अपने आप में बड़ा दिलचस्प सीट हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ के लोगों से ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस बार वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और वो किस तरीके के कैंडिडेट अपने विधानसभा में देख रहे हैं और उनके विधानसभा में क्या कुछ कार्य हुआ है, इन पर हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले हमारे साथ बैठे हैं कलाम भाई, हम उनसे शुरू करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। जैसा आपने कहा कि बहुत दिलचस्प सीट है ओखला विधानसभा, बिल्कुल CNRC के बाद ये दिल्ली के टॉप सीट में बन गया है और हमेशा से ये सीट जो है सुर्खियों में रहा है। यहाँ की मुद्दा की बात करें तो यहाँ की सबसे बेसिक मुद्दा है, मुझे लगता है वो है जाम की समस्या, सीवर नाले की समस्या और पानी की समस्या। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। जाम इतना है कि अगर आप जामिया से अगर आप जाते हैं शाहीन बाग तो आपको आधे से 1 घंटा लग जाएगा। ओखला हेड से लेके जामिया तक या फिर आप कह लें कि बटला हाउस स्टैंड तक इतनी ज़्यादा जाम होती है कि आप परेशान हो जाएंगे, आप जा नहीं पाएंगे। एक भी चीज़ें या एक भी ट्रैफिक पुलिस या कोई भी ऐसा नहीं है जो जाम की समस्या को से छुटकारा दिलाए या निजात दिलाए। और मैंने कहा कि सीवर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। पानी अगर एक बार बरसात के मौसम में या यूं ही आधे घंटे बारिश हो जाए तो पूरा बटला हाउस या शाहीन बाग का इलाका जो है पानी ग्रस्त हो जाता है। आने जाने की समस्याएं होती हैं, नमाजियों के लिए नमाज पढ़ने की दिक्कतें होती हैं, बच्चे नहीं आ जा पाते हैं। और रोड की सबसे बड़ी समस्या है, रोड सारे लगभग टूटे पड़े हुए हैं, उखड़े पड़े हुए हैं, एक बार बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं सीवर खुदाई के नाम पर। तो कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा है सीवर का, सड़कें का, पानी का, जाम का, ये सबसे बेसिक मुद्दा है जो ओखला के लोग इससे परेशान हैं। मुझे लगता है कि इस पर काम करनी चाहिए आने वाले समय। जैसे कि इन्होंने बात किया कि जाम एक बड़ी समस्या है, वाकई ये एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है और उसमें जो इसको जाम को हैंडल करने के लिए जो लोग अभी आप जाएं तो हर जगह वहाँ लोग खड़े होंगे, वॉलंटियर खड़े होंगे और वो जाम की समस्या को हल कर रहे होंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद कोई देखने वाला नजर नहीं आता। तो जाम की एक बड़ी समस्या रही है। इसके अलावा क्या कुछ समस्या है इस ओखला के अंदर? आप यहाँ रहती हैं, आप यहाँ देखती हैं, तो क्या लगता है आपको? ओखला विहार मैं खुद वहीं रहती हूँ काफ़ी सालों से, मेरी स्कूलिंग में यहीं से हुई है। तो जो स्कूल है ओखला विहार नूर नगर में मेन, उसके सामने एक कचरा घर है। मतलब वहाँ का कचरा प्रबंधन इतना खराब है कि क्या कहा जाए। बच्चे वहाँ से रोज स्कूल जाते हैं, आते हैं, वहाँ कूड़े के चक्कर में वहाँ इतने मक्खी मच्छर है कि उनसे बीमारियाँ फैल सकती है। और रही बात यहाँ बटला हाउस में एक मोहल्ला क्लिनिक है जो औरतों के लिए है मेन, लेकिन मैंने उसे कभी खुला हुआ देखा ही नहीं। वहाँ की दवाइयों का इस्तेमाल या वहाँ के बारे में कुछ मैंने सुना ही नहीं कि ये कभी खुलता भी है। जब भी वहाँ जाओ वो बंद ही दिखता है। तो क्या ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं ओखला विहार के निवासियों के लिए? हमने वोट इसलिए दिया था, या महिलाओं को जो ये कह रहे हैं कि 2100 रुपए दिए जाएंगे
महीनों या साल में, ये जो स्कीम है, क्या इसी बेस पे किसी को वोट देकर हम बैठ जाएं और वो पैसे भी आए या ना आए उनका तो कोई पता नहीं है, केवल एक स्कीम है ये। तो वोट हम किस बेस पे दें जहाँ ना यहाँ कचरा प्रबंधन है, ना स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, ना पानी पी के तो पानी पिया जाता है पीने का, वो खरीदना पड़ता है लोगों को। बहुत समस्या है ओखला में। जैसे कि इन्होंने बात किया कि अभी जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है उनका जो बड़ा मुद्दा रहा है वो रहा है कि हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे और यहाँ जो कचरा की सुविधा रहेगी, साफ सफाई की सुविधा रहेगी। तो इन सारे मुद्दों में जैसा कि इन्होंने बताया कि खुद जहाँ रहती है वहाँ ये फेलियर है उनका। तो किस बेस पर केजरीवाल सरकार को वोट दिया जाए, या केजरीवाल सरकार ने दूसरी विधानसभा में काम करा है, ओखला को छोड़ दिया है? अभी जो आपने बात कही है कि केजरीवाल सरकार ने सारे बाकी क्षेत्रों में काम किया है और ओखला को छोड़ दिया है, तो काफी हद तक मुझे यही बात सही नजर आ रही है। क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ केजरीवाल जी को वोट इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उनका इतिहास बहुत बड़ा था, लेकिन इसलिए मिला था क्योंकि कुछ नौजवान एक साथ मिलकर आए और एक मुद्दा रखा समाज के आगे, उन्होंने काम किया, इसलिए सरकार, जनता ने उनको सरकार बनाई। तो देखा जाए बाकी मामले में तो केजरीवाल सरकार जो है वो बाकी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है। वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बहुत अच्छी क्वालिटीज में दी जा रही है और स्कूल में बहुत काफी हद तक अच्छे कर दिए गए हैं और पानी की समस्या भी बहुत कम होती है। लेकिन मैं अब यहाँ जो रह रही हूँ, ओखला में रह रही हूँ, तो मैंने देखा है कि बाकी क्षेत्रों के मुकाबले जो ओखला क्षेत्र है वहाँ पे विकास ना के बराबर है। मतलब यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। सरकार बन रही है, चुनाव हो रहे हैं, प्रचार हो रहे हैं और उसके बाद जब विकास की बात आती है तो जनता को कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे सड़कें टूटी फूटी है, नाले जाम होते हैं, टाइटैनिक तो डूबते हुए देखा होगा आपने। आप यहाँ कभी बारिश में आई है, आप ओखला डूबते हुए देखेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे बाकी चीजें तो कचरा प्रबंधन भी नहीं है। और बाकी बात करें, सारी सरकार जो है ना आम जनता के लिए काम करती है, ठीक है, करती है, मैं बोलती हूँ करती है, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाती। और बाकी बात करें होमलेस पीपल की, वो भी जनता है, उनके लिए भी हमें योजनाएं लानी चाहिए। मतलब आप हमारे लिए योजना ला रहे हो नहीं ला रहे हो, चल रही नहीं चल रही, वो दूर की बात है, लेकिन जो जिनके पास कुछ है ही नहीं उनके लिए भी तो सोचना चाहिए ना। मतलब वो लोग जो लोग प्लान करके यहाँ आए हुए हैं, रहते हैं, दूसरे के घरों में काम करते हैं, खुद के लिए घर नहीं है, उनके लिए सरकार को इस पर काम करनी चाहिए। हाँ, मेट्रो के बाहर आप निकल के देखिए, इतने सारे जो होमलेस पीपल है वो है, उनको ना साफ सफाई की सुविधा है, ना घर की सुविधा है, बिल्कुल एक गंदगी में रह रहे हैं वो, ना खाने पीने की सुविधा है। क्या वो जनता नहीं है सरकार की? उनको ध्यान रखना चाहिए इनका भी। और भाई रही बात ओखला बिहार में, तो इसकी और ज्यादा जो स्थिति है बहुत खराब है। ओखला बिहार में साफ सफाई तो बिल्कुल नजर नहीं आती है। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे भी बहुत ज्यादा पानी लगा रहता है, बारिश हो ना हो पानी लगा रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस पे कि जैसे कि केजरीवाल सरकार का इससे पहले टर्म में ये रो रहे थे कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, हम काम कैसे करें, ये कचड़े का या नाली का इन सब चीज़ों का काम जो है वो एमसीडी के अंदर आता है। तो एमसीडी में भाजपा है, वो हमें काम नहीं करने देते। लेकिन इस टर्म में एमसीडी में भी ये लोग थे, तो क्या लगता है कि इस पर काम हुआ है? देखने से जो हालात हैं ओखला के, उससे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इस पर काम हुआ है। सड़कों का और कचरे का जो सफाई की जो समस्या है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। मैं कई सालों से ओखला में रह रहा हूँ, तो मुझे ये अनुभव हुआ है कि वहाँ सफाई और सड़कें जैसी टूटी हुई थी वैसी हैं। अगर कभी बनती भी हैं तो उनको फिर किसी न किसी बहाने से तोड़ दिया जाता है और वही सड़कों का हाल हो जाता है बारिश में, जो कि सबके सामने है कि चलना मुश्किल हो जाता है। रूम से निकलना, कॉलेज आना बहुत मसला होता है। उसके अलावा जाम भी एक बड़ी समस्या बन चुका है, तो जाम में निकलना काफ़ी टाइम ले लेता है। इससे हमारे है ना जो पढ़ाई का वक्त है वो भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है इन सारी चीज़ों में। सड़कें तो टूटी हैं ही, साथ में जाम भी लगता है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये वो तमाम मुद्दे थे जो ओखला में जो लोग फेस कर रहे हैं और इन मुद्दों से लगातार लोग जूझ रहे हैं। जहाँ सड़कों का हो गया, जाम का हो गया, पानी का हो गया, बिजली का हो गया, जो सरकार एक बड़ा दावा करती है कि हमने इस क्षेत्र में तो काम किया है, लेकिन ओखला के अंदर जैसा कि ये लोग बता रहे हैं इससे कोई काम नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि ओखला विधानसभा सीट जो हॉट सीट बना हुआ है और एक दिलचस्प सीट बना हुआ है, तो इस सीट का इस बार का क्या समीकरण रहेगा, पिछले बार और इस बार में क्या कुछ फर्क नजर आएगा? क्योंकि इस बार की लड़ाई तो चौकोनी हो गई है। बीजेपी भी पूरे दावे के साथ लड़ रही है और वहीं एमआईएम ने जो जिन कैंडिडेट को मैदान में उतारा है उनको भी एक सिंपैथी, एक बड़ा वोट मिलेगा, क्योंकि सीएनआरसी के बड़े फेस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से अरीबा खान को, वो खुद काउंसलर रही है, उनका जो बैकग्राउंड है पूरा पॉलिटिकल है, खुद उनके वालिद साहब विधायक रहे हैं। और इस तरह अमातुल्लाह खान की बात की जाए तो केजरीवाल सरकार में एक बड़े नेता के तौर पे माने जाते हैं।
और ओखला में वो 2 बार अपनी उम्मीदवारी साबित कर चुके हैं। और तो क्या लगता है इस बार क्या कुछ वो दोबारा से यहाँ के विधायक बन पाएंगे या किसी नए चेहरे को इस बार मौका मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक ओखला विधानसभा की बात की जाए और यहाँ के मामलों की बात की जाए, तो 2020 चुनाव को हम देखते हैं और बड़े गौर से देखते हैं, तो ये नज़र आता है कि वहाँ उस वक्त तिकोनी मुकाबला था। लेकिन मुकाबला तिकोनी था, लेकिन हो गया बाद में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया। परवेज हाशमी बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाए, काफ़ी कम वोट आ पाए, 5000 वोट ही आ पाया, जो कि बहुत कम था कांग्रेस के लिए। दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान मतलब एक साइडेड 70,000 के मार्जिन से, जो दिल्ली के बहुत कम ऐसी सीटें हैं जिसपे इतने बड़े मार्जिन से, मतलब मुझे लगता है दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो भजनपुरा के बाद सबसे मतलब ज़्यादा मार्जिन से इन्होंने जीता है। तो लेकिन इस बार का जहाँ तक मुकाबला है, इस बार चौकोनिया मुकाबला है, आपने बिल्कुल सही कहा, चूँकि चारों टक्कर में है। एक तरफ अमानतुल्लाह खान, 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अमानतुल्लाह खान से बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं, लोग नाराज़ भी हैं, लेकिन 1,30,000 का बड़ा मार्जिन था, 70,000 के मार्जिन से वो जीते थे, तो उसको कम करना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। दूसरी तरफ बीजेपी से उम्मीदवार है मनीष चौधरी, कहा जाता है कि हिंदू वोटर हैं और उनके अलावा बीजेपी के पहले कांग्रेस में भी रह चुके। हाँ, कांग्रेस में भी रह चुके हैं, तो 50 से 60,000 एक्टिव वोटर हैं जो उनको मिलना तय है। कुछ मुस्लिम वोटर भी उन्हें मिलेंगे, तो 60,000 के करीब उनको मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं अरीबा खान की बात आपने कही, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो काउंसलर भी रही है अबुल फजल इनकलेब से, और 2.5 सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कहा जाता है, लोग ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो और उसके अलावा उनके वालिद साहब, आपने कहा 2013 के विधायक रहे, 50,000 कुछ वोट वो लाए भी। तो ऐसे में मुकाबला, और चौथे नंबर पे वो शिफाउर रहमान साहब, तो CNRC के बड़े चेहरा थे और UPA के तहत वो जेल में भी हैं। तो एक जो बड़ा सिंपैथी वोट है वो 20-25 हज़ार के करीब का या उससे भी ज़्यादा, जो ओखला की जनता, जो जज्बाती वोटर हैं या जो CNRC में एक्टिव थे, वो वोट को लाने में वो सफल हो जाएंगे, मुझे लगता है। अरीबा खान की बात करूं तो एक जो उनके काउंसलर में जो जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो तो है ही, और बहुत आसिफ खान के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, और उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी से नाराज़ है या अमानतुल्लाह खान से जो आपसी मतभेद है किसी वजह को लेकर, किसी काम को लेकर जो उनका नहीं हुआ है, वो वोटर उनकी तरफ शिफ्ट होंगे। तो एक बड़ा वोट बैंक अरीबा खान को भी जाता हुआ दिख रहा है। अमानतुल्लाह खान से कुछ वोट कम होंगे, जो 1,30,000 का था वो बिल्कुल कम होने जा रहा है, क्योंकि 10 सालों में जो लोगों की उम्मीदें थी वो सारी नहीं हुई हैं, बहुत सारे काम नहीं हुए हैं। तो इस सारे चीज़ों के बीच मुकाबला चौकोनिया हो गया है। कई बार पॉसिबल ये लगता है कि इन चारों की लड़ाई में, इन तीनों की लड़ाई में, जो इधर अमानतुल्लाह खान, अरीबा खान और उसके अलावा शिफाउर रहमान की लड़ाई में 60 से 70,000 या उससे ज़्यादा वोट लाकर मनीष चौधरी भी इस विधानसभा में जीत सकते हैं। इसमें कहने में कोई संकोच मुझे नहीं है। जैसे कि इन्होंने पूरा समीकरण बताया कि कैसे कौन कितने वोट से आगे निकल सकता है, उनका एक अनुमान है, इन्होंने फील्ड पे काम किया है, इनको इसका ज़्यादा अनुभव होगा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आप एक महिला हैं, महिला होते हुए जैसे कि केजरीवाल सरकार ने आपके लिए बस फ्री किया, 2100 का वादा भी कर दिया है, दूसरी पार्टियों ने भी 2100 से 2500 का वादा कर दिया है, और आपकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है। क्या लगता है आपको, क्योंकि बीजेपी सरकार खुद दूसरे राज्यों में अपनी सरकार बना रही है, तो क्या उसमें वो कामयाब है, या कांग्रेस पार्टी जो दूसरे राज्यों में सरकार है क्या वो उसमें कामयाब है, या केजरीवाल जो यहाँ और पंजाब में उनकी सरकार है? तो तीनों पार्टियों को लेकर आप क्या थिंकिंग रखती हैं? पहली बात, जो स्कीम्स निकाली है महिलाओं के लिए कि केजरीवाल ने 2100, फिर भाजपा ने 2500, तो क्या ये स्कीम ही केवल सिर्फ वोट का आधार है? इसके अलावा हमारे पास कोई सोच या कोई मुद्दा नहीं है वोट देने का? महिलाओं की सुरक्षा, बसेस फ्री जो करवाई गई हैं, काफ़ी कार्यालय चीज़ें ये हुई हैं जो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा भी एज अ युवा, देश का यूथ, मेरे पास और भी मुद्दे हैं सोचने के। विकास, शिक्षा प्रणाली स्कूलों में कैसी है, स्कूलों की व्यवस्था क्या चल रही है। तो इस बेस पे अगर देखा जाए तो अब हमें एक बार पार्टी बदल के भी देखना चाहिए। वोट हम एक ही पार्टी को कितनी बार देंगे, एक ही सरकार कब तक? विकास का जो स्तर हम देख रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सही है? हमें ये बात सोच के भी वोट देना चाहिए। जो पार्टियां आई हैं आपके बीच में जी, वो पार्टियों का दूसरे राज्य के अंदर भी सरकार है। जैसे अगर बीजेपी की बात करें तो कई उनके राज्यों में सरकार बना रहे हैं, क्या वो जिन वादों के साथ वो उस राज्य में पहुंची थी, क्या उन वादों को पूरा कर दिया है? बीजेपी की सरकार कई राज्यों में है और हर राज्य में वो अपने हर वादे तो पूरे कर नहीं पाए। कोई भी सरकार अपना हर वादा पूरा नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास कई नीतियां, स्कीम्स और जनता की कई मांगे होती है पूरी करने के लिए। तो हर एक मांग को पूरा कर पाना तो नामुमकिन है किसी भी एक राज्य या पूरे देश के लिए। तो और नेता लोग जो कहते हैं वो हर बात को सच नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है।
और रही बात तो सेवाओं की या जो हमारी व्यवस्था है ओखला विधानसभा की देखते हुए मुझे तो लगता है कि अरीबा के वोट अरीबा खान के सपोर्ट में इस बार ज्यादा वोट्स हैं। बाकी एज अ युवा हमें वोट देने से पहले और कई चीजें सोचनी चाहिए, केवल पैसों की स्कीम्स या फिर महिलाओं की सुरक्षा ही मुद्दा नहीं है, उसके अलावा विकास भी एक और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए। जैसे इन्होंने एक तब्दीली की बात कही कांग्रेस को लेकर, तो कांग्रेस को लेकर ये कहा जाता है कि 2013 से पहले इनकी सरकार थी, इन्होंने अपनी जमीन खोदी और वो अपनी जमीन वापस मांगने के लिए वो अपना जो कैंपेन कर रहे हैं वो इसी तौर पे कर रहे हैं कि शीला दीक्षित की सरकार में हमने सड़क चौड़ीकरण किया, हमने मेट्रो लाया, सब कुछ हम लाए, स्कूल हमने बनाया, और केजरीवाल ने सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग करके उस पर अपना वोट अपना हक जता रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस अपनी जमीन बचा पाएगी? देखिए, रही बात कांग्रेस जो कह रही है कि हमने ये किया, हमने वो किया और हमारी वजह से ही आया है, और अब जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो बस उस पर पेंट लगाने का काम कर रही है। तो भाई तुम्हारी सरकार बदली ही क्यों थी? कुछ तो काम ऐसे भी किए होंगे आपने जिस वजह से जनता आपसे नाराज हुई और अपना पक्ष बदल लिया उन्होंने। तो आई नीड टू से देख, सबका टाइम होता है, किसी एक समय तक जनता किसी एक चीज को फेवर करती है और उसके बाद एक टाइम आने तक जनता उससे बोर होती है और उसे बदलना चाहती है। तो बदलाव ही प्रकृति का नियम है और मानना यह है कि मेरा इस बार का जो चुनाव होगा उसके नतीजे जनता को चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि रही बात आम आदमी पार्टी की, तो जिस तरह के हालात बताए गए हैं, जिस तरीके की समस्या बताई गई है, वही मुद्दे थे आम आदमी पार्टी के, वो यही मुद्दे लेके चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फेलियर दिखता आ रहा है इस पार्टी का। तो अब मुझे लग रहा है कि जनता का वोट शिफ्ट होने वाला है कांग्रेस पार्टी की तरफ, और कह सकते हैं ना, हमारा तो हुआ नहीं कमबैक, लेकिन कांग्रेस का इस साल लग रहा है हो जाएगा कमबैक। ठीक, आगे हम बात करेंगे इनसे। जैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस कमबैक कर सकती है, लेकिन बीजेपी सरकार जो कि दिल्ली पर पूरी नज़र बनाई हुई थी और बहुत पहले से लगातार इस पर टिप्पणी हो रही थी, केजरीवाल सरकार को ऊपर उनको भ्रष्टाचार के इसमें शराब नीति के मामले में उनको अंदर किया गया था। उनके बड़े बड़े नेता मनीष सिसोदिया हो गया, सत्येंद्र जैन हो गए, इन लोगों को भी अंदर कर दिया गया था। और लगातार उसी टाइम से बीजेपी अटैक कर रही है कि इन लोगों ने तो कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, उनको जेल भेज दिया गया। तो इस पर क्या कहें, क्या बीजेपी का जो ये मुद्दे को उठा के ला रही थी, क्या बीजेपी बहुमत साबित कर सकती है दिल्ली के अंदर? नहीं, यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी दो दिल्ली में इम्पोर्टेंट पार्टी हैं। इस वक्त चुनावों में बीजेपी जो है वो भी अपनी पूरी दमखम लगा रही है, कोशिश में है कि वो इस सत्ता को पाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो आज से नहीं कर रही है, जैसा कि आपने बताया कि वो कई सालों से उसने शुरुआत कर दी है दिल्ली में सत्ता के लिए। तो वो अपनी पूरी दमखम लगा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और इसमें दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पे अगर उभरेगी तो वो बीजेपी ही उभरेगी। क्योंकि जिस तरह के उनके प्रचार प्रसार रहे हैं, जिस तरह की उनकी है ना प्रणाली रही है कि उन्होंने ना एक जो 10 सालों से जो केंद्र में वो जो दिल्ली में सरकार थी उसको बदलने के लिए उन्होंने कई सालों से काम किया। उन्होंने उस सरकार पर इल्जाम लगाया जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, उसी को भ्रष्ट बनाने की कोशिश की थी। पूरी साजिशें की गई, लोगों को जेल भेजा गया, पूरी की पूरी कैबिनेट को जेल भेजा गया। और आज भी ईडी पर सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, उनकी कार्यप्रणाली पर आवाज उठा चुका है कि आप किस तरीके से लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के लगता है कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है और बीजेपी इस वक्त दूसरी एक बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ दिल्ली में चुनाव में उभरेगी। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, सरकार बदलेगी या यही रहेगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जिस पर पूरे देश की नज़र है, इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जहां बीजेपी पूरे दमखम के साथ लड़ रही है, वही कांग्रेस अपनी पुरानी ज़मीन वापस लाने के पूरी कोशिश कर रही है, और वही केजरीवाल अपना दो बार की सरकार बचाकर तीसरी बार अपनी सरकार बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। उसी में ये ओखला विधानसभा, जिसके बारे में आपने देखा और सुना इन लोगों से कि किस तरीके से यहाँ का समीकरण बदल रहा है और क्या क्या यहाँ के अहम मुद्दे हैं। तो आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान सैफ, कैमरामैन अरसलान अंसारी के साथ। धन्यवाद।